नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी का 7वां सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसमें डीपीएसपी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य और साथ ही साथ जो है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। तो ये 3 टॉपिक के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और यहाँ से आए हुए लगभग 15 साल के क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी पीसीएस आरओ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको हम सेलेक्ट करके जो है आपको आज पढ़ाएंगे। और इन 3 टॉपिक से जो है हर साल यूपीएससी पीसीएस आरओ में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है जरूर रहते हैं। तो इन्हीं टॉपिक पे हम आज डिटेल चर्चा करेंगे। और मिशन सरकारी नौकरी के तहत हमारे चैनल से लगभग हर सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। तो आप पुराने सीरीज, सभी टॉपिक के सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन पर बटन दबाएं और कमेंट्स करें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो को आपका नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अगर हौसले बुलंद हैं तो हमारी टीम आपके हौसले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। हमारा टीम आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट और राष्ट्रपति। तो इन टॉपिक के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले कीवर्ड्स को जरूर पकड़िए। दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ जो है कुछ इलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे, ताकि आप जो है आपको कंटेंट अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं पूछा है। इसमें देखिए, मादक पेयों के उपभोग का निषेध, गायों एवं बछड़ों का वध का निषेध, पर्यावरण का संरक्षण का संवर्धन, 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क करना। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ये 16 वर्ष नहीं बल्कि ये 14 वर्ष का बच्चों है। 14 वर्ष से बच्चों तक का जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ मादक पेयों के उपभोग का निषेध, ये आपका आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 47 में है। ठीक, और गायों और बछड़ों का निषेध के संबंध में जो बात किया है वो किसमें किया है, 48 में, आर्टिकल 48 में। पर्यावरण संरक्षण का बात जो किया है 48 का में किया है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा के संबंध में जो बात किया है वो आपका आर्टिकल 45 में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार, बलात् श्रम का प्रतिषेध, मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये आपका डीपीएसपी का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट का है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में जो है कौन सा आर्टिकल का, ये आर्टिकल 23 का 1। ठीक, आगे देखते हैं। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन से भिन्न उपभोग तथा प्रतिषेध। तो कौन सा सही आपको पकड़ना है। आप सबसे पहले जो है कीवर्ड को अंडरलाइन करें। यहाँ पे देखिए कीवर्ड क्या है, सही पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका डीपीएसपी से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। ठीक, इसमें देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित करना। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
उपरोक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत को हमें पकड़ना है, ठीक। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन ये गांधीवादी सिद्धांत का थियरी नहीं है, तो ये कट जाएगा, ठीक। गांधी जी जो है हमेशा ग्राम पंचायत की बात करते थे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये आर्टिकल 40 में है, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, तो कुटीर उद्योग के बारे में भी गांधी जी चर्चा करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा आपका। दो और कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर का सुरक्षा करना, तो 2 और 3 आपका आंसर ज़्यादा सटीक है। 2 और 3 देखिए कहाँ पे है। अगर आप एक ऑप्शन काट देंगे तो आपका ये बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निम्नलिखित में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो संविधान में जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है, किसके अधिकार को स्वीकृत करता है, मतलब किसके विरुद्ध संरक्षण करने की बात करता है। उसमें जो है बच्चों बिल्कुल सही है, स्त्रियों के संबंध में बिल्कुल सही है, जनजातियों के संबंध में बिल्कुल सही है, दलितों के संबंध में संरक्षण की बात नहीं करता है, बल्कि इनके लिए अलग से जो है कानूनी प्रावधान किए गए हैं, तो उस कानून के तहत जो है उनको संरक्षण दिया जाता है। तो ये 1 और 2 3 सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? अर्थात डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों का पार्ट कौन सा है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावकों बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाना, समान नागरिक संहिता, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये बी आंसर सही हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण जो है आपका ये डीपीएसपी में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। डीपीएसपी में जो है आर्टिकल 48 के तहत जो है इसकी चर्चा किया गया है, ठीक। और साथ ही साथ समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत है। और इसके बाद उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये किसके तहत आता है? उद्योगों के संबंध में जो है कर्मकारों के प्रावधान के बारे में जो है ये आर्टिकल 43 के तहत, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान किया गया है? इसमें देखिए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केवल मूल कर्तव्यों में, बल्कि दोनों में। पर्यावरण संरक्षण अभी हम जस्ट चर्चा किए, पर्यावरण संरक्षण का चर्चा जो है दोनों में है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से मना नहीं करेगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, ये फंडामेंटल राइट का कंटेंट है। और अस्पृश्यता, ये भी आर्टिकल 17 के तहत है, आर्टिकल 17 के तहत फंडामेंटल राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित किसके बारे में संविधान शांत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है संविधान शांत है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, इसके बारे में चर्चा किया है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में चर्चा किया है। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु ना हो जाए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित
निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? संविधान में बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का संगठन, मुक्त कानूनी सलाह, गोवध, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी। ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वें के तहत 1976 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 39 का में जोड़ा गया। ठीक है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 है। गौवध अभी जस्ट चर्चा किए हैं। गौवध के बारे में चर्चा जो है आर्टिकल 48 है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो उद्देश्य है क्या है? समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश देता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसका सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं दिया जाता है? तो इसका आंसर देखिए, 10,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को बिल्कुल दिया जाता है। ठीक। और आगे देखिए, 20,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को भी दिया जाता है, ये भी सही है। 30,000 से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े ओबीसी सदस्य को, ये नहीं है, ये गलत है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? इसमें देखिए, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य समान वेतन, सूचना का अधिकार। ठीक। तो ये इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है आर्टिकल 19 का एक का जो है ए में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको डिफाइन किया है कि सूचना का अधिकार इस आर्टिकल के तहत जो है माना जाएगा। ठीक। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय के पहचान करें। तो इसका देखिए, मद्य निषेध बिल्कुल ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका चर्चा किया है आर्टिकल 47 में। ठीक है। फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम का निषेध जो है ये आपका फंडामेंटल राइट में चर्चा किया है। तो ये कट जाएगा, 2 नंबर कटेगा। 2 नंबर ऑप्शन अगर आप काटेंगे तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, केवल एक आंसर सही बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक। बेगार एवं बलात् श्रम का निषेध, ये भी आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अस्पृश्यता, ये भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 के तहत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं माना जाता है। ठीक। तो इसका आंसर देखिए, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत मनोचित दशाओं में
रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है अस्पृश्यता का ये फंडामेंटल राइट के तहत आता है, आर्टिकल आर्टिकल 17। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? बैंक की सुविधा अनुसार चेक अदा किया जाता है, किसने कहा था? केटी शाह ने ऐसा स्टेटमेंट कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन पूरे होते हैं? सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत कौन सा मतलब उपबंध जो है पूरा करता है? समाजवाद को बढ़ाने के लिए जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक अर्थात समाजवाद को बढ़ाता है। समाजवाद को बढ़ाता है तो सामाजिक कार्यक्रम जो भी डिसाइड किए जाएंगे वो सब इसी के तहत आएगा, समाजवाद के तहत आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बी सही होगा, मतलब केवल आंसर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? सूचीबद्ध है, इसका आंसर देखिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल समान कार्य के लिए समान वेतन जो है बिल्कुल सही है, ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता भी, ये भी डीपीएसपी का पार्ट। छोटे परिवार का मानदंड, छोटे परिवार का मानदंड के संबंध में डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी डीपीएसपी में चर्चा नहीं किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? सही है को अंडरलाइन करें। सबसे पहले इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई। जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है उसको एक प्रकार से कोई विधायी सपोर्ट नहीं है, उसको जनता माने या ना माने उस पर जो है कोई रोक टोक नहीं है। ये विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ संबंधित नहीं है क्योंकि ये स्वैच्छिक है, कोई माने या ना माने। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो वो कौन थे? स्वर्ण सिंह समिति के, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। स्वर्ण सिंह समिति जो है कब ये आया था? स्वर्ण सिंह समिति ये लगभग वही 42वें संविधान संशोधन के आसपास ही आया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत और 1976 में भाग 4 के क, भाग 4 के क में जो है क्या जोड़ा गया था? डीपीएसपी, डीपीएसपी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आयंगर समिति जो है ये आपका केंद्रीय सरकार के पुनर्गठन का अध्ययन करने के लिए आया था। केंद्रीय सरकार के पुनर्गठन के संबंध में आया था।
और ये ठक्कर समिति इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक, बाकी 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, 56वां संविधान संशोधन आपका गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मूल कर्तव्यों को किसमें सम्मिलित किया गया था? आर्टिकल 51 का ए में किया गया था शामिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये आर्टिकल 50 विधायिका और कार्यपालिका और जुडिशरी को एक प्रकार से एक दूसरे से अलग करता है। ठीक, और आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 में जो है संघ की कार्यपालिकी शक्ति के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य थे? स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य में जो है कौन कौन से व्यक्ति थे? तो इसमें जो है आपका एस एस रे थे, तो ये एक मिनट, ए आर एंतुले जो है ये बिल्कुल थे। ठीक, और एस रे ये भी शामिल थे। हरदेव जोशी ये नहीं थे। सीएम स्टीफन जो है थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्य को जो है परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? आम चुनाव में मतदान जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान का पालन और आदर्शों का सम्मान करना, ये सब मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है? प्रयुक्त पालन और आदर शब्द जो है संविधान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य जो है कौन सा है? मौलिक कर्तव्य इसमें देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो आपका डीपीएसपी है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से जो है मौलिक कर्तव्य में ये शामिल है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये आपका डीपीएसपी है। छुआछूत की परंपरा को, ये आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका देखिए, अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, ये जो है आपका मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 के तहत आता है। ठीक है, बाकी सब जो है डीपीएसपी के तहत आते हैं। नहीं सॉरी, बाकी सब जो है आपका मूल कर्तव्य के तहत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य में
सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सहायता, ये जो है आपका डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के तहत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया जाता है? मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसमें देखिए, देश की रक्षा करना ये बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आयकर को अदा करना, आयकर को अदा करना ये जो है मौलिक कर्तव्य के संबंध में बात नहीं किया है इसके बारे में। तो अगर आप दो स्टेटमेंट अगर काटेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये दोनों तीनों जो है मौलिक कर्तव्य में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? इसका देखिए, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि एवं विरासत, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक, और सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय और कमजोर वर्गों की रक्षा करना ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं आता है। वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना करना ये आपका शामिल होगा। तो 1 और 3 किसमें? 1 और 3 इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखते हैं, व्यक्ति एवं सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों के उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो आपका ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किस एक का संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य जीव की संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत, डीपीएसपी, राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना भी आपका डीपीएसपी के तहत आता है, वो मूल कर्तव्य के तहत आता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंध में जो है फंडामेंटल राइट में इसकी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसका क्या क्या हो जाएगा? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। वो किसमें शामिल है? अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 51 का क में, मतलब मूल कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा की है। राष्ट्रपति की पदावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत के बारे में आपको चुनना है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा होता है, ये गलत, यही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा एक नहीं है? इसमें देखिए, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, संवर्धन, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका ये मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, और डीपीएसपी में जो है कौन सा पार्ट है? डीपीएसपी में जो है कौन सा, किस चीज का पार्ट है? ये
ये डीपीएसपी में आर्टिकल 49 के तहत जो है इसकी चर्चा किया गया है, आर्टिकल 49 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? मौलिक कर्तव्य जो है राष्ट्रीय ज्ञान का सम्मान, राष्ट्रीय संपत्ति के, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। अभी जस्ट इसकी चर्चा की है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये डीपीएसपी का पार्ट, डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? वर्णित नहीं, मूल कर्तव्य का जो है कौन सा पार्ट नहीं? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो शामिल है। ठीक है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा, ये भी शामिल है। अपने माता पिता एवं गुरुओं का आदर करना, ये शामिल नहीं है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अछूत रखें, यह उपबंध किसमें शामिल है? यह उपबंध जो है आपका मूल कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में राजा जो है वो परंपरागत रूप से चुने जाते हैं। ठीक, भारत के परंपरागत और वंशानुगत उनका सिस्टम चलता है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। भारत का राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से नहीं मिलता है। भारत का राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही और आर गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, भारत के संघीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति कौन होता है? मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की सीमा जो है भारत का राष्ट्रपति जो है अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कोई काम कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही किंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति जो है कैसे करता है? अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है सीधे और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में आर्टिकल 53 का 1 के तहत राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के तहत करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है आपका राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति में एक प्रकार से सांकेतिक रूप से कार्यपालिका शक्ति है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है आपका प्रधानमंत्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल, संविधान में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। बिल्कुल सही। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। विधायी शक्तियां जो है
राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वो विधायी नियंत्रण के तहत जो है मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार काम करता है। तो इसका आंसर जो है एक सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? यह उक्ति जो है आपका राष्ट्रपति पर लागू होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो दोनों सदनों के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों का भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें देखिए दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और पंडिचेरी को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राज्यों के विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों जो है इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सा प्रकरण जो है सही नहीं है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के 30 से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर पद पर बना रहेगा। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो प्रत्येक एमएलए, जिसको हम विधानसभा का सदस्य बोलते हैं, विधानसभा का सदस्य विधानसभा सदस्य को जो है एमएलए बोलते हैं। ठीक है, तो इसका वोटिंग कैसे निकालते हैं? जिस राज्य का एमएलए होगा, राज्य की कुल जनसंख्या काउंट होती है। राज्य की कुल जनसंख्या के साथ उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, 1000। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का विधानसभा का वोटिंग, मतलब जो उनका एक प्रकार से जो वोट का जो मूल्य है वो कम हो सकता है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगा और सीटें कम होंगी तो जाहिर सी बात है एमएलए का वोटिंग मूल्य जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लोकसभा के सदस्यों
के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप लोकसभा के सदस्य बोलते हैं, उनका चुनाव कैसे, उनका वोटिंग मूल्य कैसे निकाला जाता है? सभी राज्य के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग, मतलब सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य का योग निकालते हैं, और साथ ही साथ जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों के संख्या। तो जाहिर सी बात है कि सभी राज्यों के निर्वाचित मूल्य अगर एक बार निकाल लिया जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा का सीट तो हमेशा एक जैसा रहेगा, तो एमपी का मूल्य जो है लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो इनका लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन समाप्त हुआ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ जो है नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।